आशुतोष जी, सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैं एक सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट हूँ जो 2018 की के बाद से फिर एक अभी मेरे साथ में फॉरेस्ट इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने सर इंजीनियरिंग के अलावा मास्टर्स इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग भी कर रखा है और इसके अलावा सर मेरी हॉबीज़ हैं किताबें पढ़ना, कविताएँ लिखना एवं पढ़ना। कौन सी किताबें पढ़ते हैं? सर मैं काव्य संग्रह पढ़ता हूँ हिंदी साहित्य में, दिनकर जी के, नथीचंद गुप्त जी के। इसके अतिरिक्त सर ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। अभी हाल ही में कौन सी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है आपने? सुभाष चंद्र बोस जी की एन इंडियन पिलग्रिम हिंदी अभी मैं पढ़ रहा था सर। उन्होंने जो फर्स्ट 2 पार्ट में अपनी बायोग्राफी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसके फर्स्ट पार्ट जो है एन इंडियन पिलग्रिम, वो पढ़ रहा था। क्या बताया उसमें? वो सर उनके जन्म से लेकर के 1920 जब उन्होंने ICS का एग्ज़ाम दिया था तब तक की जो सिनेरियो था उस पर उन्होंने अपने आत्मकथा लिखी है। और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट जो एक ट्रबल मेकर स्टूडेंट था, जिस पर उनके पिताजी का भी इतना विश्वास नहीं था, अक्सर लड़ाई झगड़ों में वो इन्वॉल्व रहते थे कलकत्ता के शहर में, और कटक से लेके कलकत्ता होते हुए कैम्ब्रिज में जाकर उन्होंने तैयारी की और फिर ICS में 4th रैंक कैसे हासिल की, इसमें उन्होंने सब पूरा डिटेल में इस चीज़ को लिखा है। अच्छा, एक छोटा सा इंसिडेंट है उसी किताब में कि सुभाष चंद्र बोस को ऐसा लगा कि उन्हें स्कूल जाना चाहिए, वो जाने चाहते थे स्कूल, पर जाते जाते ऐसा क्या हुआ था कि वो स्कूल नहीं जा पाए? जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस जो थे उस समय, क्योंकि ICS के एग्ज़ाम उन्होंने के लिए वो कैम्ब्रिज में चले गए थे, तो वो जिद किया करते थे कम आयु में। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो जब बिल्कुल स्कूल जाना चाहते, छोटे से थे, स्कूल जाने के बहुत शौक थे, शायद आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस को जी। तो स्कूल जाना चाह रहे थे, छोटे थे बिल्कुल, कम उम्र में, चाइल्डहुड के मतलब 4-5 साल के रहे होंगे, तब वो जाना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो स्कूल नहीं जा पाए? सर इस समय रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इंसिडेंट। आपने पढ़ी है ये इस बुक में तो सर मुझे ये इंसिडेंट याद नहीं आ रही, हो सकता मैं सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस की आप बात कर रहे हैं, कई सुभाष चंद्र बोस का, तो मध्य प्रदेश से सुभाष चंद्र बोस जी का कोई संबंध, कोई कनेक्शन दिखाई देता है? मध्य प्रदेश से सर उनके कुछ कनेक्शंस हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। एक तो सर उन्होंने 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है, जो एकमात्र वर्तमान मध्य प्रदेश का अधिवेशन था कांग्रेस का, उसको उन्होंने अध्यक्षता भी दी, और उसके बाद फिर कालांतर में त्रिपुरी संकट जिसे हम कहते हैं, तो उसमें फिर पट्टाभी सीतारमैया जी से उनका जो भी वैचारिक मतभेद थे, गांधी जी का सपोर्ट था, और उसके बाद फिर उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। लेकिन सर 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन में भी उनका योगदान है, और उसके बाद सर सिवनी जिला जो है मध्य प्रदेश का, उसमें सिवनी जेल में उनको लंबे समय तक कारावास में भी रहना पड़ा। तो ऐसी कुछ घटनाएं हैं सर जिसमें मध्य प्रदेश से उनका। उस एरिया में पोस्टिंग है आपके लिए वर्तमान में, जैसा देख रहा हूँ मैं भारत में से लगा हुआ, आप उस एरिया में देखा आपने कि बोस जी किस जेल में रहे थे, और वहाँ कौन कौन सी ऐसी हस्तियाँ थी जो उनके साथ में वहीं पे उनको स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान केंद्र रखा गया है? सौभाग्य से सर सिवनी मेरा गृह जिला भी है, और वो जो केंद्रीय जेल है वो आज भी सिवनी के आउटर एरिया में है। तो वैसे ही जिज्ञासावश में कई बार वहाँ गया हूँ सर, और मैंने वो बैरक देखने की कोशिश भी की है। तो अब सर ऑन रिकॉर्ड तो ये चीज़ें नहीं हैं, बट कुछ लोग बताते हैं कि ये वो बैरक था। अच्छा, ये बताइए, अभी सुभाष चंद्र जी बोस के परिवार को लेके कोई 1-2 दिन में कोई कल न्यूज़ थी कोई पेपर में, क्या न्यूज़ थी सुभाष चंद्र बोस उनके जो भी वंशज हैं उनको लेकर, पौत्र कुछ ऐसा कुछ आया क्या? कल उन्होंने कोई पार्टी से इस्तीफा दिया है, पार्टी जाहिर की है, सब कुछ आया पढ़ा? सर मैंने बंगाल में उनके जो प्रपौत्र हैं सर, उनके शरद चंद्र बोस जी की जो लीनेज है उनके बड़े भाई की, उनका किसी राजनीतिक पार्टी से एफिलिएशन की न्यूज़ सुना है, बट मैं ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर कि वो किस दल में है या किस एफिलिएशन नहीं, रेजिग्नेशन की चर्चा की, खैर कोई बात नहीं। आपका नाम आशुतोष है सर, और इसमें आगे लिखा आपने महादेव सिंह, तो ऐसा नाम क्यों रखा गया? मुझे सर जी सर, आशुतोष महादेव दोनों ही मेरे नाम हैं सर, और जिज्ञासावश मैंने पिताजी से बचपन में पूछा भी था, तो उनका ये 2 नाम है कि 1 नाम है? सर एक ही नाम है सर, आशुतोष। आपने भी बोला मेरे दोनों नाम है। जी जी सर,
आशुतोष महादेव, दोनों ही मतलब एक ही नाम है सर, जो कि मेरा है। और सर घर में भगवान शिव के पूजन का बचपन से माहौल मैंने देखा है सर। माता पिता दोनों ही शिव के उपासक हैं, तो संभवतः इस कारणवश उन्होंने ये नाम रखा है। और पिताजी का कहना है कि आशुतोष शब्द का जो अर्थ होता है, भगवान शिव का एक पर्टिकुलर क्वालिटी है आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न हो जाना, प्रसन्न होकर बड़े वरदान दे देना, इस गुण के कारण उनका जो ये नाम। महादेव का अर्थ बताइए। महादेव सर जो देवों में सबसे बड़े हैं, जो सभी देवों के देव हैं। ये मैंने तो सुना है हिंदू मैथोलॉजी में कि विष्णु सबसे बड़े हैं। सर ब्रह्मा विष्णु महेश जो हम त्रिदेव कहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक ही परम ब्रह्म के अलग अलग स्वरूप हैं, जो कि क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर एंड जो पालन करता कहा जाता है सर। तो अल्टीमेटली सब तीनों एक ही हैं तत्व रूप में, मेटाफिजिकली अगर देखा जाए तो। लेकिन जब उनका शिव स्वरूप है, जो कभी रुद्र भी होता है, कभी आशुतोष भी होता है, तो सर उस स्वरूप में शायद संभवतः पिताजी का ज़्यादा विश्वास रहा हो, जो उन्होंने ये मेरा नाम रखा है। भगवान शिव के कोई 4 पर्यायवाची बताइए और उनका अर्थ भी बताइए, इन दोनों के अलावा। सर महाकाल, जो कि कालों के भी काल हैं, जिनके जो हु इज़ बियॉन्ड द टाइम, काल से ऊपर है। भगवान शिव का एक नाम है सर शूलपाणी, हाथ में वो शूल को धारण करते हैं, उनका एक नाम है गंगाधर। वो शिव में अपनी शीश में जटाओं में गंगा का धारण करते हैं। कैलाश निवासी उन्हें कहा जाता है सर, कैलाश पर्वत में उनका निवास है। उमापति हैं, ऐसे सर अनेकों नाम हैं उनके सर। उनके नाम में सहस्त्र नाम एवं अष्टोत्तर शतनाम इत्यादि के स्तोत्र भी। सनातन धर्म को लेके काफी कुछ गर्मा गर्म बहसें चल रही है, क्या बहसें चल रही, क्यों चल रही है? सर भारत एक विविधता प्रधान देश है, और इसमें सर क्योंकि हिंदू धर्म इतना सनातन धर्म जो है सर, वो इतना डाइवर्सिफाइड है। उसमें सर निराकार विचारधारा, साकार विचारधारा, राम भक्ति मार्गी, कृष्ण भक्ति मार्गी, तो अलग अलग विचारधाराओं के सर संत महंत इत्यादि भी हैं। तो संभवतः सर ऐसी ही कोई बात इस समय आप जो बता रहे हैं संदर्भ में किसी के द्वारा कही गई होगी। क्या आशय है सनातन धर्म से? सर सनातन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बियॉन्ड द टाइम, जिस पर समय का कोई असर ना हो, जो एटर्नल हो, अर्थात जो जिसका आदि और अंत ना हो, हमेशा से जो रहा हो यथास्थिति। तो चूंकि सर हिंदू धर्म तो बाद में हिंदू शब्द से दिया गया है, आजकल जो वर्तमान समय में शब्द चलता है, क्योंकि उसका प्राचीन नाम जो है सर वो सनातन है। तो इस धर्म की जो कि उत्पत्ति का कोई स्पेसिफिक टाइम हम नहीं बता सकते। भगवान राम और कृष्ण भी इसमें ऐसा माना जाता है कि इसी परंपरा में हुए हैं, लेकिन इसका जो प्रवर्तक हैं या इसके जो संस्थापक हैं वो चूँकि हम नहीं बता सकते, इसीलिए इसे सनातन शब्द कहा जाता है, जो हमेशा से स्थापित है और हमेशा स्थापित रहेगा। ऐसी मैंने सर विवेचनाएं धर्म ग्रंथों में सुनी हैं, पढ़ी हैं। अच्छा, एक शब्द है आर्य, एक शब्द है हिंदू और एक शब्द है सनातनी। इन तीनों में क्या बेसिक अंतर है? तो जितनी मेरी समझ है, आर्य शब्द सर वैसे तो हमारे जो वैदिक साहित्य में या जो शास्त्रों में हम देखते हैं, आर्य मतलब है सर जेंटल, जो सभ्य है, जो जैसे सर ऐसा वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख आता है कि माँ सीता श्री राम को आर्य कहा करती थी, आर्य पुत्र कहा करती थी। तो सर आर्य शब्द का एक तो वो अर्थ भी है। कालांतर में सर आर्य को, जैसे कुछ इतिहासकारों ने भारतीय जो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए आर्यंस एंड द्रविडियन जो थ्योरी दी कि आर्य जो है वो बाहर से आए, द्रविडियन यहाँ के मूल निवासी थे। एक शब्द सर आर्य का एक अर्थ में ये भी देखा जाता है। सनातनी शब्द जो है सर, वो सनातन की जो विचारधारा, सनातन धर्म की विचारधारा, उसमें जो कि अलग अलग सर पंथ संप्रदाय हैं, पूजन उपासना पद्धति हैं, लेकिन वो सभी चूँकि उस परंपरा के अंतर्गत हैं तो उसे सनातनी हम कहा जाते हैं। और हिंदू धर्म भी सर लगभग काफ़ी स्तर तक सनातनी का भी पर्यायवाची है, लेकिन हिंदू शब्द का ओरिजिन जो है सर वो पर्शियन वर्ड, जो पारसी शब्द है सर, उससे है। और सिंध नदी के आधार पर इस क्षेत्र को हिंद और यहाँ के निवासियों को हिंदी या हिंदू कहा गया था। तो उसमें गंगा को क्यों नहीं कहा उन्होंने? सिंध को कहा है ना, सिंध को इंडस नदी उन्होंने कहा, गंगा को क्यों नहीं कहा? सबसे बेसिकली जो है हमारा जो भारत का उसमें भी सेंट्रली फ्लाइंग सर जो पर्शियन से जो इन्वेजन, रूट ऑफ इन्वेजन था, आक्रमणकारियों का जो रास्ता था सर, उसमें सबसे पहले सबसे बड़ा बाधक अगर कोई नदी थी वो इंडस थी। इंडस के बाद से ही कहीं ना कहीं हमारी हिंदुकुश पर्वत से जो सीमाएं हैं, जो हमारी ज्योग्राफिक सीमाएं उस समय माना जाती थी, जो स्थापित सीमाएं थी सर, चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड से ही हम जैसे मानते हैं, तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से हमारी बॉर्डर स्टार्ट होती थी। और उसके
सिंध के आगे का जो क्षेत्र था वो भारत चलिए, आप जो है अभी वर्तमान में रेंजर के पद पर है ना, वन क्षेत्रपाल है आप। तो जो हमारे यहाँ पे अभी कुछ प्रोजेक्ट्स जो है फॉरेस्ट प्रोजेक्ट्स, तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हमने हाथ में लिए हैं जिनमें जो है बहुत समस्याएं आ रही है। जैसे आपने अभी सुना होगा कूनो का कोई प्रोजेक्ट, कूनो नेशनल पार्क में कौन सा प्रोजेक्ट है ये? सर चीता रीइंट्रोडक्शन का प्रोजेक्ट अभी इस समय भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और चीता सर 1952 में ऑफिशियली हमारे देश से एक्सटिंक्ट या विलुप्त प्रजाति के रूप में घोषित किए जा चुके थे। 1952 से लेकर के वर्तमान में लगभग 70 वर्ष तक भारत में नहीं, आप ये बताइए कि चीता जो है उसको आप बाहर से चीता लाके यहाँ पे बसा रहे हैं। पहले ये नहीं समझना चाहिए कि चीता एक्सटिंक्ट क्यों हुआ था? बिल्कुल सर। उनके कारणों का पहले पूरा एनालिसिस होता, उसके बाद में चीता को लाने की परिस्थितियाँ निर्मित करते या परिस्थितियों का आकलन करते कि वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम चीता लाते तो शायद ज़्यादा फिजिबल होता है प्रोजेक्ट। आप क्या सोचते हैं इसका? कहीं पे चूक हुई है क्या हमसे? सर मेरी व्यक्तिगत राय जो समझ है सर कि 1972 के पहले हमारे पास वन्य जीवों के शिकार में कोई प्रतिबंध नहीं हुआ करता था। ब्रिटिश ईरा में तो सर इसे इट वाज क्वाइट अ स्टेटस सिंबल कि जो बड़े ऑफिसर्स होते थे, जो लॉर्ड, चीतों की संख्या तो ज़्यादा थी और बाघों की संख्या कम थी। बाघ रह गया लेकिन चीते जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए। इसके लिए सिर्फ एक अवैध शिकार ही था या कुछ और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व थे? अवैध शिकार सर एक बड़ा फैक्टर था और आप सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि क्लाइमेटिकली उनका जो सर्वाइवल रेट है वो बाघों से आज भी कम है। और यही कारण है सर कि कूनो में जो हमने 20 चीता लाए थे उनमें केवल 4 आज की डेट में जीवित हैं और बाकी सर्वाइव नहीं कर पाए। उनका मोर्टेलिटी रेट अधिक है और इसीलिए सर दे आर मोर वल्नरेबल, ज़्यादा संवेदनशील है सर उनको उनकी जीवितता रखना। और यही कारण है सर कि एक तो अवैध शिकार और दूसरा उनका क्लाइमेट के साथ जो एक वल्नरेबल सिचुएशन है उस हिसाब से उनको संरक्षण ना प्राप्त हो पाना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो एक प्राणी है, जैसे मनुष्य की बात करें, हम एक ट्रॉपिकल कंट्री के हैं और हम कोल्ड कंट्री में चले जाएंगे तो हम उनको सर्वाइव करने के लिए हमको भी हाउ टू फेस सो मेनी चैलेंजेस, ठीक है, क्लाइमेटिकली, फिजिकली, मेंटली, जो भी चीज़ है, पर ड्यू टू डिफरेंस इन द क्लाइमेट वी हाउ टू फेस सर्टेन चैलेंजेस। तो ऐसा वन्य प्राणियों के साथ में क्या कम होता है, ज़्यादा होता है? बिल्कुल सर, ये आपने बहुत ही ज्वलंत विषय है जो इस समय कूनो में जो सर्वाइवल रेट कम है उसके ऊपर है। एक्चुअल में सर कूनो से जो चीता लाए गए हैं, इंट्रोडक्ट कराए गए हैं, वो सदर्न हेमिस्फीयर के 2 कंट्रीज नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं। जबकि हम लोग अभी वर्तमान में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, वहाँ अभी ठंड है, यहाँ हम लगभग गर्मी जैसा माहौल फील कर रहे हैं। और क्योंकि सर जेनेटिकली दे आर एडॉप्टेड फॉर दिस फीचर की इस समय ठंड के कारण। तो ये बताया गया है, जो हम पढ़ रहे हैं, बताया गया है हम जो पढ़ रहे हैं सर कि ये जो है ये उनके लिए, चीतों के लिए बहुत फेवरेबल, मोस्ट फेवरेबल क्लाइमेटिकल कंडीशंस इट इज प्रेजेंट इन कूनो नेशनल पार्क और नियर बाय एरिया। एक्चुअली सर फ्लोरल और फॉनल एक्टिविटी जो हैं, जिस तरीके की वहाँ पे प्रजातियाँ चाहिए, कटीले जंगल चाहिए, ड्राई एरिया चाहिए, ये अगर इंडिया में कहीं है तो उसी एरिया में है। बट सर जो एक जो क्लाइमेटिक साइकिल है सर वो वहाँ पर अलग है, यहाँ का अलग है, क्योंकि सर ये जेनेटिकली अभी इस समय उनकी जो फर होती है शरीर में जो। अच्छा, आप ये बताइए, आप अगर आपको चीता प्रोजेक्ट का जो है उसका हेड बना दिया जाए, आप क्या करेंगे कि वो दे कैन बी फिट इनटू दैट एनवायरनमेंट और क्लाइमेट? इस पर सर मैंने क्लोज वॉच रखा है, मैं पढ़ता भी रहता हूँ आमतौर पे इसके ब्लॉग्स। अभी जो बेसिक 2 फैक्टर हैं जो उनके लिए नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। वन इज क्योंकि सर वो एरोडायनेमिकली बहुत फास्ट मूविंग एनिमल हैं और रेडियो कॉलर्स जो हैं सर उनको थोड़ा सा लाइट वेट रेडियो कॉलर ही वो रख पाएंगे। ज़्यादा हेवी वेटेड अगर है और स्किन के साथ वो अगर ठीक से नहीं एडजस्ट हो पा रही है तो दैट वुड बी कॉज फॉर इरिटेशन फॉर दोज एनिमल्स। एक वो इशू निकल के आ रहा है सर। और सेकेंडली कि वो जो भी क्लाइमेटिक चेंज है, हम लोगों को सर हो सकता है आर्टिफिशियली कुछ ऐसी चीज़ें रखनी पड़ेंगी, या तो कोई ऐसा बाड़ा में उन्हें थोड़ा सा एक टाइम दें, क्योंकि जैसा मैंने बताया सर कि अभी जेनेटिकली उनका जो टाइम है ये वाला पीरियड, अभी चूँकि साउदर्न हेमिस्फीयर में सर ठंड है, घोर ठंड है, तो उसके कारण उनका जो शरीर के फर होते हैं उस समय मोटे हो जाते हैं और जैसे जैसे गर्मी आती है वो कम होते जाते हैं। तो सर यहाँ उल्टा होने वाला है, यहाँ अभी ठंड नहीं है लेकिन यहाँ पर उनके जो फर हैं वो ज़्यादा मोटाई वाले हैं और जब यहाँ ठंड आएगी तब उनका, क्योंकि उनकी जेनेटिकली वो उस समय कम मोटाई का रहेगा। तो ये इस सिचुएशन से बचने के लिए सर हमको एक ऐसा आर्टिफिशियल क्लाइमेटिक कंडीशन और एक ऐसा कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर उनको देना प्रोवाइड करना पड़ सकता है सर,
जिससे उनको यहाँ पे आर्टिफिशियल क्लाइमेट कैसे क्रिएट करोगे आप? सर कुछ बाड़े बनाए गए थे, जैसा सर नए नए जब वो यहाँ पर आए थे तो पहले 1-2 महीने तक उन्हें एक तो बाड़े में आर्टिफिशियल होगा कि नेचुरल तरीके से हम उनको एक एनवायरनमेंट दें? आर्टिफिशियल क्या होता है? ग्रेजुअली सर दे विल गो टू नेचुरल एटमॉस्फेयर, बट सडनली वो वहाँ पर जाके तो आर्टिफिशियल करेंगे क्या आप? नेचुरल तरीके से आर्टिफिशियल करेंगे या कुछ क्या? व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर ऑफ द सिचुएशन? सर ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कड़ी धूप में एक एनिमल को रखने के लिए बाजू में एक हमने शेड भी रख दिया है। अगर उसे बहुत अधिक कठिनाई हो और उसे ऐसा लग रहा है कि ही इज नॉट एबल टू सर्वाइव, वो कुछ समय के लिए शेड में जा सके और मूव कर सके, और जब व्हेन ग्रेजुअली उसका शरीर उस चीज़ के लिए अडॉप्ट होता सके वो धीरे धीरे मूव कर सके नेचुरल फॉरेस्ट एरियाज में। इस तरीके का सर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आप जिस एरिया में अभी कहाँ पोस्टेड है आप? अभी सर मैं बालाघाट में। तो बालाघाट में वहाँ पे भी आपको सब ये विल्ड एनिमल्स सब है ना? वहाँ पर आपको जो भी टाइगर्स भी होंगे, है ना, लेपर्ड्स भी होंगे, तो ये सब में ये क्या कौन सी बिग कैट फैमिली माना जाता है। हाँ, तो ये इस टाइप के तो वहाँ पे भी आपको एनिमल्स होंगे सर। तो वहाँ का जो क्लाइमेट है और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको, वो स्टडी क्या यहाँ पे आपको काम आ सकती है? सर एक्चुअली इंडियन चीता जो थे वो एशियाटिक चीता थे सर, वो यानी स्पेसिफिक यानी स्पीसीज वाइज दोनों अलग हैं सर। हमने अभी जिनको इंट्रोडक्ट किया वो अफ्रीकन चीता हैं, तो सर देखा जाए तो सर दोनों सेम स्पीसीज नहीं है और इसीलिए ये कठिनाई जा रही है। अगर वो इंडियन इट इज रिलेटेड टू द कांसेप्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी सर। आप बायोडायवर्सिटी, आप यहाँ का जो बायोडायवर्सिटी है उसको आप यूरोप के उससे कंपेयर नहीं कर सकते या उससे मैच करने की कोशिश नहीं कर, दोनों मिसमैच है। बिल्कुल ठीक है, तो वो इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द बायोडायवर्सिटी फिनोमेना। तो आप कैसे एक डिफरेंट क्लाइमेट के जो भी एनिमल है उनको डिफरेंट क्लाइमेट में लेकर जाएंगे, तो वी हाउ टू फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। आशुतोष जी सर, अभी कुछ समय पहले आपने माता सीता और भगवान श्री राम की बात बताई थी सर। हमें कुछ बता पाएंगे इनके परिवार के बारे में? माता सीता की माता का नाम क्या था? सर दोनों का अगर पूछा जाए राम और सीता जी का, तो मुझे सर श्री राम के वंश के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी है सर। कौन से वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के संबंध किसी अन्य वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश। किस युग में थे? सूर्यवंशी त्रेता युग के इक्ष्वाकु वंश के थे सर। राजा और सीता जी के सीता जी के पूछे। जी सर, सीता जी के विषय में ऐसा बताया जाता है कि क्योंकि उनका जन्म वो वैदेही कहा जनक की पुत्री है, लेकिन उनका जन्म माता का नाम सर जितना मैं याद कर पा रहा हूँ उनका नाम सुनैना था, महारानी सुनैना, अगर मैं याद कर पा रहा हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सर। अच्छा, जितना मुझे रिकॉल है सर, बचपन में मैंने रामायण धारावाहिक देखा है, महारानी किसी से मिलता जुलता या संभवतः यही नाम है सर। कितनी रानियाँ थी महाराज दशरथ की? महाराज दशरथ की 3 रानियाँ थी सर। श्री राम किन के पुत्र थे? श्री राम सबसे बड़ी रानी कौशल्या जी के पुत्र थे। और लक्ष्मण? लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पुत्र थे सर। और शत्रुघ्न और लक्ष्मण दोनों ही सुमित्रा जी के पुत्र थे, और भरत कैकेयी माँ के पुत्र थे। अच्छा, कहते हैं एक लंबी निद्रा के बारे में कुछ कहानी है, बहुत लंबी निद्रा के बारे में कुछ कहानी है, पता उसके बारे में कुछ? सर जहाँ तक रामायण के संदर्भ में ये बात है तो कुंभकर्ण को ऐसा कहा जाता है कि नहीं, वो नहीं, लंबी निद्रा इन द सेंस लक्ष्मण के अलावा लक्ष्मण से रिलेटेड कुछ है लंबी निद्रा के बारे में कुछ बता पाएंगे? इसका उल्लेख सर मैथिली चंद्रगुप्त ने साकेत में भी किया है कि लक्ष्मण जी जब 14 वर्ष के वनवास में लगातार रात भर जागा करते थे, दिन में तो वो जागते ही थे, रात में भी अपने भाई भाभी की सुरक्षा में वो रात में तैनात रहा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उर्मिला जी जो उनकी पत्नी थी, जो उनकी धर्मपत्नी थी, वो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर राजमहल में निद्रावस्था में ही रहती थी, और उनके बदले में मतलब वो ऐसा कहा जाता सर, इसके बारे में मुझे कोई प्रामाणिक मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन सुना है इस तरीके का कुछ कि लक्ष्मण जी जो थे वो इसीलिए दिन रात कार्य कर पाते थे क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें उर्मिला जी का सहयोग था, मेंटरी या जो भी उनका निद्रा से संबंधित कुछ बात है। ऐसा नहीं, क्या सहयोग था सर? मेरे पास ऐसा स्क्रिप्चरली मेरे आई डोंट हैव एनी एविडेंस। भगवान जो लक्ष्मण है वो किसके अवतार थे? भगवान लक्ष्मण शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। अच्छा, और लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण और उर्मिला के बेटों के नाम बताइए, बेटियों के नाम बताइए। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं पता? कोई इशू नहीं।
शत्रुघ्न के बारे में कुछ बताइए। शत्रुघ्न भी सर चारों भाइयों में सबसे छोटे थे। महाराज दशरथ और सुमित्रा, महारानी सुमित्रा के सबसे छोटे बेटे थे। सौमित्रेय भी उन्हें भी कहा जाता है। और सर ऐसा कहा जाता है मैथिली शरण में, मैथिली गुप्त की जो साकेत है उसमें पंक्ति भी आती है, मुझे पंक्ति तो याद नहीं, लेकिन उसका भावार्थ ये है कि मांडवी जी जो भरत जी की पत्नी है वो कहा करती हैं ताना देते हुए अपने भरत जी को कि आप तो नंदनवन में, मतलब जो चूंकि उन्होंने अयोध्या से बाहर लेकर के 14 वर्ष का समय निकाला था, तो वो कहते थे कि बड़े भाई और तीसरे नंबर के भाई तो बाहर जा चुके हैं और जिनको यहाँ रहना चाहिए, राजकाज संभालना चाहिए, वो बाहर रहते हैं। अगर मेरे देवर छोटे भाई यहाँ नहीं होते तो अयोध्या का राजकाज कौन देख पाता। तो सर कहीं ना कहीं उस समय चूंकि राम के अनुपस्थिति में भरत के बाहर रहने पर भी अयोध्या जैसे महान एम्पायर को कंट्रोल करने का और शत्रुओं से रक्षा करने का, राजकाज संभालने का एक बहुत बड़ा जवाबदारी शत्रुघ्न जी ने निभाई है। ये सर इसका उल्लेख शत्रुघ्न की पत्नी कौन थी? मैं सर मांडवी उर्मिला और मैं सर नाम भूल रहा हूँ सर उनका। अच्छा, इनके बेटों के नाम पता है? नहीं सर, मुझे सिर्फ श्री राम जी के इनके एक पुत्र थे, शत्रुघ्न के एक पुत्र जिनका संबंध मध्य प्रदेश से, विदिशा से है, पता है? मैंने कहीं पढ़ा है सर। मैं अभी क्या पुत्र का नाम? मैं वहीं आने वाला था, सर ने पहले पूछ लिया सर। जी सर, मैं इस समय रिकॉल नहीं कर पाऊँ, क्षमा करें। शंभू हाथी का नाम? जी जी। कहाँ के शासक? ये सर शायद वो दाशान क्षेत्र जो अभी विदिशा है। अच्छा सर, आप कविताएं आप लिखते हैं, तो अभी लेटेस्ट कोई कविता लिखी क्या? सर अभी वर्तमान में मेरी पदस्थापना 3 महीने पहले बालाघाट की लोगुल रेंज में हुई। वो सर जैसे ही मैंने चार्ज लिया, नेक्स्ट डे मैं फील्ड विजिट के लिए अपने स्टाफ के साथ गया। आपने कोई कविता? जी सर, तो मैंने वहाँ जा गया जब फील्ड में सर, तो वहाँ बैगा जो है सर लगभग 55-60 किलोमीटर शहर से दूर, बहुत ही मतलब अभाव में रहने वाली जनजातियाँ वहाँ से गुजर रही थी। और जैसे ही मैं हमारी गाड़ी देखी तो कुछ महिलाएं जो सिर में गट्ठर वगैरह लेकर लकड़ियाँ बीन कर लेकर जा रही थी, उन्होंने हमारी गाड़ी को देखकर। कविता सुना रहे हैं या कहानी सुना? सर उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि अगर आपकी अनुमति हो तो मैंने सर कविता है बताइए। जी कविता सुना दीजिए। तो सर उन जनजाति की स्थिति को देखते हुए मैंने 2 पंक्ति लिखी थी सर कि उन्होंने सर अपना चूंकि जो उनकी बेसिक नीड है फ्यूल की, वो भी तक उन्होंने डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें पनिश करें, जबकि हम लोग उनका अधिकार है सर। इसके अभाव में, जागरूकता के अभाव में उन लोग इस कठिनाई में थे। तब मुझे सर ऐसा लगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए। सर वो 2 पंक्तियां मुझे याद आई, मैंने लिखी घर आके कि जिनके एक तरफ सर एक ऐसा भी क्षेत्र है कि बड़े बड़े उद्योगपति जो हजारों करोड़ के कविता पे आइए आप। सर मैं कविता पे आता हूँ सर। कविता मैंने 2 पंक्ति ही लिखी थी सर कि जिनके जीवन में निश्चित ही सुख है उनको दुख देने वाले होते तुम कौन। जिनके जीवन में निश्चित ही दुख है उनको सुख देने वाले रहते क्यों मौन। क्योंकि सर जिनकी लाइफ में सुख है, जो बड़ी जगहों पर बैठे हुए हैं, हम उनके लिए तो उतना नहीं कर पा रहे, और जो अपनी बेसिक रोजी रोटी के लिए। आप तो उनके मनों में घुस गए, आपको तो जाने नहीं चाहिए सर। जनरल तो त्याग पत्र दे देना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए, वॉरियर इंजन बन के काम करना चाहिए। आप क्यों घुसे वहाँ पे उनके जंगलों में? सिस्टम में रहते हुए भी उनके लिए काम किया जा सकता है, मैंने प्रयास भी किए सर। क्या किया आपने? सर सबसे पहले तो निस्तार नीति उन्हें मैंने बताई। मैंने बैठक ही ली सर ग्राम समितियों की, उन्हें बताया कि 5 किलोमीटर के दायरे के सभी ग्रामवासियों का ये बेसिक अधिकार है कि जंगल की गिरी पड़ी लकड़ी आपको वैसे ही लेने का अधिकार है, आप आके ले जा सकते हैं, आपको डरने की कोई। आप अधिकार देने वाले कौन? आपने कभी पंक्ति बोली, आप उनको दुख और सुख देने वाले कौन? आप राज्य शासन सुख दे रहे हो, तो उनका कुत्ता, उनका जंगल उनका है, जमीन उनकी है। आप तो वही कर रहे हो जो अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों का विरोध करते थे, वो भूमकाल करते थे। हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे पूर्वज, वो लोग उनकी डिमांड उठाते थे अंग्रेजों से कि आप वन कानून बना रहे हो, उनके क्षेत्र में घुस रहे हो। तो आज भी तो वन कानून है, आज आप क्या कर रहे हो? सर अंग्रेजों के समय के वन कानून और वर्तमान समय में JFM का जो कंसेप्ट है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें लोकल लोगों की सहभागिता के साथ हम फॉरेस्ट का प्रबंधन कर रहे हैं, और वहाँ के लोकल लोग, वहाँ की समिति, ये भी आपने बनाया है। JFM का कंसेप्ट आपका है, उनका थोड़ी है। लेकिन सर उसमें उन्हीं के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं सर्वसम्मति से। वही तय करते हैं कि यहाँ समिति में आए हुए कास्ट लाभांश का 20% उन्हें मिलता है समिति को, जो उनके पास। पैसा क्या है? पैसा सर पंचायत एक्सेशन शेड्यूल पैसा और आपका जो फॉरेस्ट सर, उससे क्या आपके मैनेजमेंट में, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में पैसा को लेकर अब क्या परिवर्तन आएगा? सर अभी पैसा में 2022 में ही नया संशोधन हुआ है, जिसमें 2-3 विषयों पर सर राज्य सरकार ने संशोधन किए हैं। जिसमें एक तो ये है सर कि पैसा क्षेत्र की जो ग्राम पंचायतें हैं, यदि वे चाहेंगी तो वे स्वयं तेंदुपत्ता का संग्रहण करेंगी और स्वयं उसे बाजार दर में बेचेंगी,
और उससे होने वाला जो भी लाभ होगा वो सरकार के अधिकारों को लेकर क्या प्रावधान है? अधिकारों में भी सर एक तो मालिक मकबूजा का जो MPLRC में प्रावधान था उसमें सर अब पंचायतें ही तय करेंगी कि कौन सा वृक्ष काटे जाने के लिए जो तहसीलदार की अनुमति है उसके स्थान पर पंचायत स्वयं अनुमति दे सकेंगी। इसके अतिरिक्त सर MFP कलेक्शन के लिए उन्हें वन विभाग सहयोग देगा। तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए सर उनको एक अधिकार मिलेगा। और भी कुछ प्रावधान है सर जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक बड़ा परिवर्तन सर वनवासियों के और टाइप्स की लाइफ में आएगा पैसा के इस नए संशोधन के बाद। आप बालाघाट में हैं, बालाघाट में फॉरेस्ट को लेकर कोई एक स्पेसिफिक फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वहाँ का, इसके बारे में जानते हैं? एक तो सर बैम्बू वहाँ का बड़ा फेमस है, स्टिग्डस कैलेमस जिसे कहा जाता है सर। और उसकी कोई विशेष प्रजाति? जी, स्टिग्डस कैलेमस जो है सर ये वहाँ पर प्रसिद्ध है और इसमें जो फर्नीचर्स बनाए जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बड़े स्तर पर अगर कहीं निर्माण हो रहा है सर तो बालाघाट में हो रहा है। वहाँ ऐसा क्या है कि वहाँ पे बैम्बू का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है? सर ह्यूमिड जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, जैसे सर नॉर्थ ईस्ट का जो एटमॉस्फेयर मिलता है हमें, नॉर्थ ईस्ट में 40 से अधिक स्पीसीज के बांस हैं और उसका रीज़न है कि एक तो वर्षा की अधिकता है सर वहाँ पे और दूसरी चीज़ हिली एरिया में ह्यूमिडिटी अच्छी है, टेम्परेचर अच्छा मिलता है और ये दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण सर वहाँ पर और सॉइल क्वालिटी का भी एक कारण है सर वहाँ पर जो छिछली मृदा होती है वो भी वहाँ पर उपलब्ध है सर। ये सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन के कारण वहाँ पर अच्छी मात्रा में और अच्छी प्रजातियों के बांस उपलब्ध है नेचुरली। अच्छा, क्या इसको कोई GI टैग वगैरह मिल रहा है क्या, या कुछ आपका प्रपोजल है? CFC जो है सर वहाँ का बैम्बू का एक कन्फेडरेशन बनाया गया है, उसने प्रयास किए हैं और राज्य सरकार से इस चीज़ के लिए सर लगातार पत्राचार भी जारी है और मुझे उम्मीद है सर कि आगामी समय में बालाघाट की बैम्बू को एक अलग GI टैग स्थानीय प्रजाति के रूप में मिलेगा। आपने इंजीनियरिंग किया है सर, इंजीनियरिंग से आप चले गए फॉरेस्ट में, सर फॉरेस्ट के बाद में आप फिर आप जस्ट यू वांट टू चेंज योर कैरियर, ठीक है, यू आर ट्राइंग फॉर द सिविल सर्विस, ठीक है। फॉरेस्ट क्या इतना अच्छा ऑक्यूपेशन नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि इससे बेहतर जो है वो इधर की वो फील्ड है जो सिविल जॉब्स है वो ज़्यादा बेहतर है? क्या आप क्या सोच के कर रहे हैं कि आप इंजीनियरिंग को छोड़ रहे हैं, फॉरेस्ट में आ रहे हैं? फॉरेस्ट को जस्ट यू वांट टू लीव इट फॉर द सेक ऑफ अनदर ऑक्यूपेशन? Sir, firstly sir, I am not changing my occupation, I am upgrading it. From day one sir, it was my मतलब आपका इंजीनियरिंग जो था जी उससे ज़्यादा बेहतर जो है फॉरेस्ट का जॉब है, यू अपग्रेडेड सर जैसे What we feel that you are not balanced. You are volatile. sir, I was in forest department where I had very small, I had some small kind of field. Here in administration I will have that diversified field where I will have so much opportunity to do in The forest is much more diversified than the civilized society. You must know that. आंशिक रूप से सर ये बात भी सच है, Because लेकिन whatever we say, like biodiversity and various kind of flora and fauna, it is in fact much more diverse than the human being. आपकी बात से मैं सहमत हूँ सर, लेकिन मेरा जो अनुभव पिछले 4 वर्षों में रहा सर, जैसे अभी बीच में आपने अनुभव किया नहीं मतलब ऐसा लग रहा है? जी सर, ये तो अनुभव रहा ही जो आप बोल रहे हैं। इसके साथ ही सर जैसे राजस्व विभाग के साथ मुझे कार्य करने के अवसर भी मिले, चाहे मुख्यमंत्री जी के दौरों के समय में या इलेक्शन के दौरान। अभी सर पिछले दिनों फरवरी 2023 में ही मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम सौसर में था और आई वॉज RO सौसर, तो मुझे DFO ने कहा कि यहाँ पर लाडली बहना उपवन हमें बनाना है, और DFO साहब को ADM साहब ने बोला कि सर विदिन 48 आवर्स हमको ये 500 पौधे लगा के तैयार करना है, क्योंकि हेलीपैड से जैसे ही उतरेंगे स्कीम साहब तो सबसे पहले यहाँ वृक्षारोपण करेंगे। और वहाँ के स्कीम साहब ने सर मुझे कहा कि चूँकि यू आर फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आपको हम नोडल बनाते हैं, आप 48 घंटे के अंदर यहाँ पर 500 पौधे तैयार कराएंगे। हम लोगों ने सर, मैंने सभी लोगों की बैठकें ली और हमने तय किया सर कि RES डिपार्टमेंट फेंसिंग का काम करेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गड्ढे करवाएगा, क्योंकि ये टेक्निकल। आप क्या बताना चाहते हैं सर? इस तरीके के काम जब मैंने किया सर, तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि सर ये काम मैं यहाँ जिस तरीके से कर सकता हूँ सारे डिपार्टमेंट के साथ, ये एक अपॉर्चुनिटी सर कहीं ना कहीं फॉरेस्ट में थोड़ी लिमिटेड है। यहाँ पर सर बहुत सारे विभागों के साथ मिल गए, मॉडल बना दिया आपको, और ऐसे आपको सर you have coordinated various departments। एक ऐसा अवसर मिला था सर, तो उस दिन मुझे ऐसा लगा सर कि शायद अगर मैं इन विभागों में रहूँगा तो और बेहतर तरीके से काम कर सकता हूँ। हमने सर 48 घंटे में 500 पौधे लगाए। यहाँ तो आपको समय नहीं मिलेगा, यहाँ तो आपको इलेक्शन ड्यूटी करना है, इलेक्शन की ड्यूटीज में। हाँ, यहाँ पे आपको जो है जो घोषणाएं होती है पॉलिटिकल डिक्लेरेशंस, उनको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करना है, आपको समय नहीं मिलेगा जितना समय वहाँ मिलता है।
इवन आप तो अपनी परीक्षा की आप तो अब इसके बाद में हमको लगता है कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे आप या कर रहे होंगे, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं मिलेगा आपको जो फॉरेस्ट में मिल रहा है। सर प्रोफेशनल समय के साथ हटा करके अगर कोई व्यक्तिगत समय, उसकी सर मेरी आकांक्षा भी नहीं है। मैं चाहता हूँ जो समय व्यावसायिक कार्यों के लिए मुझे देना चाहिए सर उतना तो मैं देने, अभी भी मैंने वन विभाग में भी दिया है सर, आगामी जो पोर्टफोलियो मेरा रहेगा उसमें भी दूंगा। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत समय में सर अगर मेरे पास ये संभावना है तो जब आपने वर्तमान जब आपसे सेटिस्फाइड ही नहीं है तो आप कैसे, जिसमें इंटरेस्ट होगा जिस काम में, उसी में तो आप 100% अपना दे पाएंगे। सर आई एम फुली सेटिस्फाइड विद माय जॉब। जब मैं सर इंजीनियरिंग में था सर, तब भी मैंने अपने कार्य को बेहतर व्हाई यू आर सिटिंग बिफोर अस, बट यू आर कमिंग इन दिस यूसेस अगेन एंड अगेन, यू आर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। सर जब तक मैं इस विभाग में हूँ मैं पूरी संतुष्टि के साथ यहाँ कार्य कर रहा हूँ सर। अगर मुझे अवसर प्राप्त होता है इसके अलावा किसी अन्य विभाग में कार्य करने का, वहाँ भी सर मैं पूरी डेडिकेशन और समर्पण के साथ कार्य करूँगा। और इस बात को सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने कार्यालयीन सेटिस्फाइड है तो क्यों होना चाह रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा है। और देखिए आप चूँकि आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सभी लोग यहाँ जो है सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपने इस जॉब के साथ सेक्रीफाइस नहीं किया होगा कि इंटरव्यू पर आना इतना आसान नहीं होता। या आप भी जानते हैं, जो बाहर जितने कैंडिडेट हैं उसे भी जानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने इस जॉब के साथ सेक्रीफाइस नहीं किया है, या इसका कुछ ना कुछ समय यहाँ से काट के इधर लगाया जब तो आप इंटरव्यू दे रहे हैं। और जब आप मतलब आपको हमारे पॉइंट कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड हैं तो फिर यहाँ क्यों आए आप, और दूसरा यदि आप यहाँ 100% अपना काम दे रहे हैं तो फिर यहाँ कैसे आ गए? सर पहला आपका प्रश्न का जो पहला प्रश्नांश है सर कि मैं सेटिस्फाइड उस सीमा तक हूँ सर, जब तक मैं यहाँ काम कर रहा हूँ मैं बेमन से कार्य नहीं कर रहा हूँ सर, पूरे मन से पूरी संतुष्टि के साथ कार्य कर रहा हूँ। लेकिन मेरे मन में सर ये अभिलाषा है कि मैं इसे अपग्रेड करता रहूँ। और सेकेंडली सर नाइंसाफ़ी का सर मैं ये शब्द मुझे स्वीकार्य नहीं है सर। मैं अपने व्यक्तिगत समय में जितना समय सर व्यावसायिक कार्यों के संपादन के लिए आवश्यक है उतना समय उन्हें देने के पश्चात जो मुझे सर, मैं समझता हूँ सरकारी सेवा में तो जब आप आते हैं तो 24 आवर्स की हो जाती है, आपको रात में भी है और आप तो फॉरेस्ट में है, कहीं पे हुआ कि कोई प्रॉब्लम हुई है, आग लगी है जंगल में या अवैध शिकार हो रहा है, अवैध वन कटाई हो रही है, तो आपको उस समय उठ के जाना पड़ता है। तो बिल्कुल सर, ये तो 24 आवर्स का जॉब हुआ, 24 घंटे सर हमें अलर्ट रहना होता है वनों की सुरक्षा के लिए। और पिछले 1 साल में सर मैंने जहाँ पर मैं पोस्टेड था आलोच सर, वहाँ मैंने सर 8 वर्षों में वहाँ किसी बढ़े के पंजीयन निरस्त नहीं हुए थे, लेकिन अवैध काम करने वाले करीब 8 पंजीयनों को सर मैंने निरस्त कराया। वाइल्ड लाइफ के मैंने 12 केस सर वहाँ पर रजिस्टर कराए। तो इससे सर ये स्पष्ट भी है और इसके लिए सर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुझे प्रशंसा भी प्राप्त हुई कि मैंने वो कार्य किया सर जो पिछले कई वर्षों से वहाँ नहीं हुआ था। तो सर मैंने व्यावसायिक कार्यों का तो संपादन किया है, लेकिन जैसे सर मैं रात में पेट्रोलिंग करता था तो मैं उस समय जो टेबल आर्स होते थे उनका उपयोग करता था पढ़ाई के लिए, या मैं कोई नोट्स को साथ में कैरी करता था, या जैसे कभी सर हम ऐसी जगह में जहाँ नेटवर्क नहीं है, जहाँ हमें बैठ करके एक बैठक लेना है, बैठकों के बीच का जो समय होता है या व्यक्तिगत घर का जो समय होता है उसमें मैंने तैयारी की और ईश्वर की कृपा से सर मैं इस स्तर तक भी पहुँच पाया हूँ सर। आशुतोष जी, मान लो आप SDM बन गए, डिप्टी कलेक्टर बन गए ना SDM, और आपको पहले SDM बना दिया, लेकिन 4 दिन बाद लगा कि आपको हटा दिया, आपसे डिप्टी कलेक्टर बना दिया, तब आप इस स्थिति में क्या करोगे? क्या how you would feel about the situation? तो निश्चित रूप से राज्य शासन ने मुझे डिप्टी कलेक्टर के पद पर ही पदस्थापना प्रदान की है। SDM एक चार्ज है, अगर मुझे ऐसी आवश्यकता लगती है सर जिला प्रशासन को कि मुझे SDM के पद में रखना है तो मैं उन कार्यों का नहीं, आपने कुछ समय पहले ये कहा था कि हेलीकॉप्टर से आए CM साहब आ रहे थे, SDM ने आपको डायरेक्ट किया, तो आप SDM को देखकर आप आना चाह रहे हैं जी? आप SDM यदि रहे नहीं तो फिर आपको कैसा लगेगा, फिर कैसे रिएक्ट करेंगे, आप क्या काम करेंगे? क्योंकि डिप्टी कलेक्टर में ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि बाबू की नौकरी है। सर मूल पदस्थापना जो डिप्टी कलेक्टर के रूप में जिला मुख्यालय में अलग अलग शाखाओं का जो एक कार्य रहेगा, जैसे TL बैठकों में सभी लोगों के साथ समायोजन करना, विभिन्न टारगेट्स को पूरा करना, मुझे लगता है सर वो भी एक अच्छा कार्य है और उसमें भी मुझे कार्य करने में अच्छा लगेगा सर सभी विभागों। तो आपको इस फील्ड में जो आप इनोवेशन कर पा रहे हैं उसमें ना यू आर इन पोजीशन टू अप्लाई योर इनोवेटिव माइंड्स एंड थॉट्स, तो you might not be having that scope and chances.
स्पॉन्टेनियसली जिस समय तक मैं डिप्टी कलेक्टर में रहूँगा वो संभवतः मेरे पास एक छोटा डाइवर्स फील्ड रहे, लेकिन सर आगामी समय में कभी भी मुझे दूसरे चार्ज में रखा जा सकता है या मैं अपने प्रमोशन के दौरान भी अलग अलग पोस्टिंग में रह सकता हूँ। और सर डिप्टी कलेक्टर रूप में रहते हुए भी मुझे लगता है सर कि कार्य के पर्याप्त अवसर वहाँ रहते हैं, क्योंकि मुख्यालय में भी अलग अलग शाखाएं हैं। मतलब आप खुद ही बोल रहे हैं कि एवरी पोस्ट इज गुड फॉर इफ यू विश टू डू समथिंग न्यू, समथिंग चैलेंजिंग, है ना? जी सर। तो आप एट प्रेजेंट पोस्ट यू आर वर्किंग एज रेंजर विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सो यू कैन डू ए लॉट फॉर द सोसाइटी, फॉर द वाइल्ड लाइफ, ठीक है? तो आपके जवाब से ही ऐसा लगता है कि आप कहीं पे भी रहे, डिप्टी कलेक्टर रहे, एसडीएम रहे, तो वैसे ही आप रेंजर रहे, तो भी यू हैव इनफ स्कोप फॉर डूइंग समथिंग बेटर। निश्चित रूप से सर कार्य करने के स्कोप हर पद में और हर स्तर पर रहते हैं सर, लेकिन इन कंपैरिजन टू ऑल पोस्ट सर मेरा जितना नॉलेज है मुझे ऐसा लगता है सर कि डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम के चार्ज में जितना डाइवर्सिफाइड फील्ड रहेगा सर उतना फील्ड, क्योंकि सर फॉरेस्ट को छोड़ करके या फॉरेस्ट को काट करके नई जगहों पे जाना मैं इसका उद्देश्य नहीं मानता। फॉरेस्ट के साथ अन्य क्षेत्रों को भी समावेशित कर देना ये मुझे इस जॉब की खूबी लगती है सर, और इसीलिए मैं सर इसके लिए प्रयास करता हूँ। पर उधर से फॉरेस्ट से ज़्यादा करप्शन, भ्रष्टाचार ये सब इधर है, आप तो क्या सोच के आना चाहते हैं? बहुत करप्शन है, बहुत पॉलिटिकल प्रेशर है। सर मेरा ये मानना है कि सिस्टम में हर तरीके के लोग हैं सर, हो सकता है कि कुछ एक अंश में करप्शन या भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें हों जो कि अखबार की सुर्खियाँ भी बनती हैं, लेकिन सर मुझे लगता है कि अच्छे और ईमानदार लोग, योग्य लोग हैं प्रशासन में, जिन्होंने देश को पिछले 70 वर्षों में ऊंचाइयों तक लाया है, और मैं उन्हीं में से एक बनकर सर सिस्टम को बेहतर करने का प्रयास करूँगा। आशुतोष जी, हमें तो मतलब हमें ऐसा लगता है आपके नाम के अनुरूप आप संतुष्ट बहुत जल्दी हो जाते हो। आपने कह भी दिया कि मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ, तो हम इस कंक्लूजन पर नहीं आए कि आपको हम डिप्टी कलेक्टर क्यों बनाएं। हमें केवल 3 पॉइंट में आप गिना देते कि 1, 2, 3 सर, मैं यहाँ इन 3 कारणों का आना चाहता हूँ, लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आया अभी तक। आप हमें ऐसा लग रहा है कि आप बस घुमा रहे हैं हमको इधर उधर, मेन पॉइंट पर नहीं आ रहे। सॉरी सर, अगर मेरी बातों का मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है, मेरा फुल सेटिस्फेक्शन से अर्थ था सर कि आई एम एंजॉयिंग माय पोस्ट, बट सर आई वांट टू अपग्रेड एट द सेम टाइम। If you are enjoying your post, then why are you, in fact, why are you preparing for deputy collector or SDM like post? Why are you means you are committing in fact a kind of sin, because someone else would have come. निश्चित रूप से सर, आप किसी और की पोस्ट खा रहे हैं। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो बेरोजगारी आपको अच्छे से बताया है कि मध्य प्रदेश की या पूरे भारत की क्या स्थिति बेरोजगारी की, तो कहीं ऐसा नहीं है कि आप किसी और के साथ अन्याय कर रहे हैं। जब आप सेटिस्फाई हैं तो आपको आना नहीं चाहिए था, यदि आप आना चाहते हैं तो सबको अच्छा रीजन बताइए। सर मेरे पास 3 प्रमुख कारण हैं सर। नंबर 1 सर, मेरे पास, मैं अपने आर्थिक रूप से भी देखा जाए तो मैं ग्रोथ करूंगा, मेरा रेट पे बढ़ जाएगा, मेरी फर्दर ग्रोथ अच्छी है सर यहाँ पे। नंबर 2, मेरा जो क्षेत्र रहेगा सर, जो अभी वर्तमान क्षेत्र है, इसके साथ ही साथ विस्तृत क्षेत्र सर मुझे कार्य करने के लिए मिलेगा। और नंबर 3, मैंने सर जो इंजीनियरिंग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पिछले 4 वर्षों में जो कुछ एक्यूमुलेट किया है नॉलेज, उससे सर मैं और एनहांस करके और अधिक इनोवेटिव तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है सर, जहाँ तक सर आपने एक बात कहा कि किसी की सीट ले लेना या ऐसी चीज़ें, तो सर ये सीट हमेशा के लिए खाली नहीं रहेगी। आगामी समय में फिर से जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं उनके माध्यम से ये जो कैंडिडेट्स को दे सकेंगे। और मुझे ऐसा लगता है सर कि मैंने जो अपने आप को एनहांस किया है, मैंने जो अपने आप को और अधिक सर चीज़ों को मेरे अंदर समावेशित किया है पिछले 4-5 वर्षों में, उस नॉलेज के साथ जब मैं अपने नए पोर्टफोलियो में जाऊँगा तो मैं बेहतर तरीके से कार्य कर पाऊँगा। तो वैसे 5 क्वालिटीज़ बताइए कि हम आपको ही क्यों चुनें, हम बाहर जो दूसरे बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं उनको क्यों ना चुनें। सर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 5 क्वालिटी जी ज़्यादा इलाबोरेट नहीं कीजिए, बस पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 सर। इंजीनियरिंग नॉलेज और फॉरेस्ट के एक्सपीरियंस का जो एक मेरे पास कॉम्बिनेशन है, एक्सपीरियंस, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। दूसरा, सेकेंडली सर मुझे ऐसा लगता है कि काम करने के लिए टीम वर्क की क्वालिटी में, ठीक है। सर 11th आवर में लास्ट मोमेंट में काम करना, रैपिड डिसीजन लेना, शॉर्ट नोटिस पे रैपिड डिसीजन, ओके। विभिन्न विभागों के साथ मध्यस्थता के साथ कार्य करना, कोऑर्डिनेशन हो गया। और सर लाइजनिंग करते हुए दूसरे विभागों, स्थानीय लोगों को सर साथ में लेकर के कार्य करने का, वही बात है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइजनिंग एंड कोऑर्डिनेशन? सर लीडरशिप क्वालिटी के रूप में स्टाफ को सही तरीके से लीड करना, सर कॉन्फिडेंस के साथ काम करना, और लगातार इनोवेशन को सर अपने कार्य शैली में जोड़ करके रखना। मुझे लगता है ये क्वालिटीज में हैं।
एक को ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें आपने लीडरशिप भी की हो, टीम वर्क भी किया हो, रैपिड वर्क भी किया हो, इनोवेशन भी किया हो। सर अभी जनवरी 2023 में मेरे यहाँ फॉरेस्ट मेरी रेंज के ही अंतर्गत एक विलेज में सर कुएं में एक लेपर्ड गिर गया था, लेपर्ड का कब, और उसकी जो मदर थी सर वहाँ पे विजिट कर रही थी। हम लोगों को सुबह 9 बजे पता चला कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन बन रही है और पूरे गांव के लोग उसे मारने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने सर तत्काल पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचे। करीब सर 450 से 500 लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठी थी हमारे जाने के पहले, और उसके बाद सर लोकल टीआई और डीएसपी के साथ हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया। उनको सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने इसके लिए सर मेजर्स लिए। सेकेंडली सर वाइल्ड लाइफ पर्सपेक्टिव से जो हमारे एसओपीज़ हैं उसके अंतर्गत किस तरीके से एक बिग कैट फैमिली के एनिमल को रेस्क्यू करना चाहिए, उसके लिए हमने सर पेंच नेशनल पार्क की टीम को बुलाया। हम लोगों ने वहाँ तुरंत में उसे, क्योंकि वो डूब ना जाए, गिर ना जाए, तो स्थानीय लोगों की सहायता से एक चारपाई को नीचे रस्सी के साथ बांध करके नीचे ड्रॉप किया ताकि वो उसमें बैठ जाए और भूख इत्यादि के कारण या थकने के कारण वो गिर ना जाए। उसके बाद सर उसकी जो मदर थी वो वहाँ पे विजिट कर रही थी, तो उसे दूर करने के लिए एक हम लोगों ने सुरक्षा का घेरा और वन स्टाफ जो ट्रेन हमारे पास स्टाफ था उसे लगाया। पत्रकारों के द्वारा नेगेटिव मैसेज जा रहा था कि आपके आने में देरी गई है और आप कहीं ना कहीं वन्य प्राणियों की सुरक्षा की खातिर विलेजर्स की सुरक्षा को दांव में लगा रहे हैं। तो एक टीम के माध्यम से हम उन्हें भी कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि सिचुएशन ऐसी सूचनाएं वहाँ तक जाएँ जिनके माध्यम से हम एक पैनिक सिचुएशन ना बने ग्रामीणों के अंतर्गत। और उसके बाद सर कुछ लोग जो छूटे हुए थे उनको साइमल्टेनियसली ट्रीटमेंट देना और समय आवश्यकता अनुसार उन्हें रेफर करना, ये सारी चीज़ें सर मैंने की। और इसके लिए सर हम लोगों ने करीब 70-72 घंटे में 3 दिनों के इस कार्यक्रम में सर उसको सक्सेसफुली रेस्क्यू भी किया और वन विहार की में ले जाकर सर उसे छोड़ कर आए। और सर किसी को भी ज़्यादा अधिक चोट नहीं लगी। उसकी मदर के साथ उसकी मदर ने सर 2-3 दिन तक वहाँ पर आना देख, जब उसको कब को ले जाने के बाद भी वो आती रही और ग्रामवासी इसका बहुत विरोध कर रहे थे। को उसके साथ नहीं छोड़ा? नहीं सर, वैसा एक्चुअली सर एक्सपर्ट्स का कहना था कि कब का कोई सर्वाइवल रेट नहीं है। अगर आप इसे अकेले, क्योंकि सर मदर के पास तक तो हमारी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हम किसी जंगल में ही छोड़ेंगे, और अगर आपने उसको ज़रा भी देर के लिए जंगल में छोड़ा तो उसकी सर्वाइवल की कोई गारंटी नहीं है। रादर देन उसे जू में छोड़ना ज़्यादा सेफ है। तो हमने सर उसे वन विहार जू में ला करके, मैं खुद आया था टीम के साथ, हमने उसे दिया और ये सब काम सर मैंने किया जिसमें मुझे लगता है सर काफ़ी क्वालिटीज़ मेरी इन्हेंस भी हुई, बहुत कुछ सीखने को भी मुझे मिला। पार्ट ऑफ ड्यूटी थी। बिल्कुल सर, पार्ट ऑफ ड्यूटी थी, बट एक अच्छा एक्सपीरियंस था सर जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और लगभग 3 रात जाग करके हमने कार्य किया सर पूरी टीम के साथ। तो इसके लिए बहुत अप्रिशिएशन भी मिले और बहुत कुछ सीखने को मिला। इसमें इनोवेशन का होगा। इनोवेशन ये हुआ सर कि उस समय क्रेन की आवश्यकता थी। जो पेंच की टीम आई थी उन्होंने बोला था क्रेन की आवश्यकता, बिना क्रेन के आप उसको ऊपर ला ही नहीं सकते। हम लोगों ने सर तुरंत वो चारपाई वाला और रस्सियों को बांध करके एक पत्थर के माध्यम से उसे खींचने का कार्य किया, क्योंकि जितनी बार हम उसे खींच रहे थे सर वो पैनिक तो हो ही रहा था क्योंकि वो अंदर अकेला फंसा हुआ था और उसकी हुंकार से सारे लोग डर रहे थे। और तुरंत में सर जाल इत्यादि का उपयोग हमारे पास नहीं था, तो हमने कंबल वगैरह से उसको कंट्रोल किया। ऐसी कुछ चीज़ों का उपयोग किया सर जो कहीं ना कहीं सर हम लोगों के और मेरी पूरी टीम का इनोवेशन था सर उसमें, कि हम सभी ने मिलकर के कार्य किया। हाँ सुतोष जी, एक कविता सुनाते हैं। हाँ सर, इसे कविता नहीं सुनाएंगे। एक कविता सुनाते एक कविता को सुना दीजिए या बना दीजिए। कविता सुना सर स्वरचित तो मैंने 2 रंग की बताई है सर, इसके अतिरिक्त जो मेरी प्रसिद्ध कविता है सर, मेरी जो पसंदीदा कविता है सर, दिनकर की जो कविता मुझे रश्मि रची के कुछ पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी अनुमति है तो मैं सर उन्होंने महाभारत की विभीषिका पर जो पंक्तियाँ लिखी है, गत्वर गहरे सुधर बुधर से लिए रक्त रंजित शरीर थे जूझ रहे कौनते कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन वीर, दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोक्ति विषय दृष्टि हो रही व्यर्थ। ये सर इस प्रकार की पंक्तियों से उन्होंने बहुत ही जीवन कर। ठीक है सुतोष जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद सर। You are very much confident, clear speech, कोई लोकल जो पुट होता है भाषा का वो पुट नहीं है, ठीक है ना, गुड नॉलेज, स्पेशल क्वालिटी। आई थिंक यू आर वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट टू be get selected, to be got selected. You are very much clear, you know। अब नेगेटिव बताता हूँ आपको, आप बहुत ज़्यादा बोलते हो चीज़ों को डेकोरेट बहुत। देखिए हमको क्या चाहिए, सुनो हमारी परिस्थिति देखिए, हम तो केवल आपका पहला इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है। वो जो होंगे बड़े बुजुर्ग लोग होंगे, आप शायद इंटरव्यू दे चुके हो, अच्छे दे चुके हो, 4-5 लोग होते हैं ज़्यादा समय सीनियर मोस्ट होते हैं और ज़्यादा सुनने में ज़्यादा विश्वास नहीं करते। 3-4 लोग होते हैं, 15-20 मिनट होते हैं, 10 से 15 मिनट, 15-20 मिनट
मेरे को लगता है तुम में पोटेंशियल है, तो 10 मिनट के बाद से वो 15 मिनट और दे देंगे आपको, 25 मिनट मैक्सिमम 25 मिनट किया, वो बहुत अच्छा स्पीकर है। अगर वो सुनना चाहते हैं, इससे कोई हाँ। मतलब नहीं रहेगा कि आपका 5 मिनट में हुआ तो आपको रिजेक्ट कर रहा है और 25 मिनट हुआ तो आपको सिलेक्ट कर रहा है, समझ में आया? irrespective of the time spent during your interview. Means you are to the point बोलना है। you should be very much to the point. हाँ, yes, You very should, precise. you should be very much precise and you should speak very point to point. जैसे मैंने रोका फिर आपको पता जी जी तो तीन वाला कि आप point to point बताइए कि आपको 5 चीजें बताइए, competition टीम, उसमें भी आप लंबा खींचना शुरू कर दिया आपने। फिर मैंने बोला चलो competition है, आप में rapid है, rapid decision लेता है, coordination करता है, confidence है, innovation है, ये पूछना चाह रहे थे आपसे। और जैसे आप rapid decision, उसको आप ये बोलना चाह रहे थे कि decision making under contingency situation। 5 पॉइंट गिनाइए, ये जो पहले सर इनको इलाबोरेट करो तो कीजिए, कोई इशू नहीं है। इंटरव्यू कब है आपका? 14 हाँ, तो इसको थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए, तो एकदम से तो चेंज नहीं होगी, पर कोशिश कीजिए कि ज़्यादा बाहर ना जाए। क्या होता है सामने वाले जो होते हैं वो इरिटेट होते हैं, शॉर्ट में आंसर। हाँ, कभी कहते कहते आप टॉपिक से बाहर चले जाते हैं। हमने पूछा कुछ और, जैसे मैंने आपसे पूछा था रामायण में इनके बारे में, सीता की माता के बारे में, आप श्री राम के पिताजी के और उनके बारे में बताना शुरू कर दिए। अब इससे क्या शो होता है कि यू आर शोइंग दैट आंसर नहीं है, तो आप डाइवर्ट कर रहे हैं, बोर्ड को डाइवर्ट कर रहे हैं। किया था आपने, शायद याद हो ऐसा हुआ था सर, है ना, हुआ था ना। अब आपको पता नहीं चला, लेकिन हमें ऐसा लगा कि यार ये आपको नहीं पता है, तो वहाँ पे आप ना बोलना भी सुनिए, सीखिए कि भाई है ना, आपको नहीं पता, आपने एक बार ये बोला भी कि सर मैं क्लियर नहीं हूँ इसमें, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ क्लियर नहीं है, सॉरी सर मैं इस समय इसका जवाब मेरे पास नहीं है, सॉरी सर मैं क्लियर नहीं हूँ इसके बारे में। चुप हो जाइए, क्या जानते हैं, बोर्ड कैन कमेंट आस्क, भाई आप जो जानते हो वो बताइए, तब फिर उसके बाद लेट देम आस्क अबाउट इट। देयर इज अ वेरी thin and fine difference between being clever and being cunning. So it's better to be a clever, not to be a cunning. ठीक है ना? आप जब ये दिखा रहे थे होता है कि ये आप चालाकी दिखाना चाह रहे हैं, तो वो मत कीजिए, जो पूछा बताइए, कोई बात नहीं। और मध्य प्रदेश में इंडियन पिलग्रिम यदि बताएंगे वहाँ तो आप पढ़ के जाइएगा अच्छे से, बताएंगे तो, नहीं पढ़ के जाएगा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। मतलब जो भी आप जी उसको थोड़ा एक बार ओवरव्यू लेके जाऊंगा, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस का रिलेशन शिवपुरी से भी है, आपने वो नहीं बताया, ठीक है ना। शिवपुरी के जो कर्नल भिंगरा है और है वहाँ उसके आईएनए के जो ढिल्लो कर्नल ढिल्लो, उन्होंने की मदद की थी। गुरुदयाल सिंह जी, गुरुदयाल सिंह, उनकी शादी शायद इनसे हुई थी लक्ष्मी सहगल से, जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड का, ठीक है ना। फिर आपने बीच में बहुत बड़ी ब्लंडर कर दिया, पूरी सेटिस्फाइड हूँ, आप उसमें बहुत उलझ गया जी, सही उसने नहीं बोला उसमें जो आपने पिछली बार बोला था, आई एम एंजॉयिंग दैट पोस्ट, आई एम एंजॉयिंग दैट पोस्ट। बस सर आप 4 चीजें बताइए ना, छोटी-छोटी खत्म कि सर मैं प्रिसाइज करता हूं सर। देखो हमने आपको सर ने समझाने से पहले भी आपको बताया था, 3 P वही है, P फॉर प्रमोशन, P फॉर पेमेंट, जैसा मतलब याद करना हो आपको जिस तरह से करना है, ठीक है ना। और मतलब P फॉर प्रमोशन, सॉरी P फॉर पे स्केल एंड पर्सपेक्टिव, एंड P फॉर पर्सपेक्टिव, ठीक है। वहाँ प्रोग्राम दूसरी चीज है पर ये 3 को ऐसे याद कीजिए, उसको 3 बात बोलिए कि सर ये है, सर यार प्रमोशन चैनल अच्छा है, यार पर्सपेक्टिव इसका अच्छा है, मतलब मैं कई लोगों को अफेक्ट कर सकता हूँ, तीसरा है प्रमोशन का चैनल, सीधी बात है। उन्हें वो लोग बहुत पसंद आते हैं, तो एक्चुअली में जो साफ बोलते हैं। मुझे अभी वेट करना पड़ेगा, डिप्टी रेंजर से एसडीओ बनूंगा, ये बनूंगा, आई हैव टू वेट फॉर इसमें मेरा आईएएस का प्रमोशन, देखिए आप ध्यान रखिए, आप जॉब में हो तो आपका मिनिमम इंटरव्यू जॉब पे जाएगा, यदि जॉब पे आप यदि मतलब कोई यदि कुछ दिक्कत हुई तो फिर शायद हो सकता है वो, क्योंकि अभी रिलीजियस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं रिलीजियस क्वेश्चन पूछा आपसे। चलो रिलीजियस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, महाभारत से पूछ रहे हैं, रामायण से पूछ रहे हैं, इसलिए रिलीजियस पूछ रहे हैं, तो मैं रामायण पूछने में विश्वास नहीं करता। बोर्ड के सेंटिमेंट्स को थोड़ा ध्यान में रख के अपने जवाब को थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छे हो, पेंटर बहुत बढ़िया, मतलब आपका जो फ्लो है, लैंग्वेज का फ्लो है, सब कुछ अच्छा है सर, नॉलेज है, मतलब 90%
more than 90% पार्ट ना आपकी क्लियरिटी ऑफ द ओपिनियन एंड द रिसर्च। एक्चुअली सर बहुत लंबे टाइम से मॉक में नहीं बैठा हूँ, तो एक वो उसको जो टू द पॉइंट अभी जॉब वाला एक आइडिया हो गया किसी भी बात पे elaborate इसलिए करके कि हम एक एक चीज क्लियर कर जी पाएं। जी सर, सारे आपने हाँ, वो हर चीज को समेटने की कोशिश की। इतना लंबा नहीं चलेगा, इंटरव्यू साल आपका ही पता है। जी जी आपके एजुकेशन और सबको अभी नहीं लिया है, ऑनर्स में लिया ही नहीं, क्योंकि चलो आपकी जो एक रोड ट्रांसपोर्ट का निकले हुआ है रशिया में, जी। ये सब आपका ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में करंट अफेयर से कुछ नहीं पूछा हमने। ट्रांसपोर्टेशन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन Current से वो भी affairs- एक current affairs से कुछ पूछा। फर्दर मूव में उसको देखेंगे। नहीं कुछ चीज़ें वो दूसरी कोई चीज़ें अलग होगी, बस बेसिक आप जो पूछा जा रहा है वो पूछा हमने, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। और